हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको BBMKU यूनिवर्सिटी के बीएड पेपर के फोर्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट, जिसे का नाम है आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के एमसीक्यूज़ करवाऊँगा, जो कि आपके BBMQ के अभी तक जितने भी ईयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसे मैं अच्छे से सॉल्व करवाऊँगा। तो ये आपके एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं और आप जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के क्वेश्चंस आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपके टोटल 10 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स ईच करके आते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो जो आज का भी अभी जो सेशन पहले स्टार्ट कर रहा हूँ वो मेरा 2021 से 23, फिर 2020 टू 22, देन 2019 टू 21, देन 2018 टू 20, उसके बाद 2017 टू 19, देन 2016 टू 18, देन 2015 टू 17, इतने ईयर्स का मैं एमसीक्यूज करवाऊँगा। तो ये आपके 95% क्वेश्चंस आपसे इससे क्वेश्चंस आएंगे। रेस्ट 5% हो सकते हैं आपके न्यू क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बट मैक्सिमम आपके इसी से आएंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो 2021-23 में क्या क्वेश्चंस आए थे एमसीक्यूज। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या है। ये आपके जेंडर नॉर्म्स आर सेट। तो थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद देखने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला क्वेश्चन है जेंडर नॉर्म्स आर सेट बाय, लिंग मानदंड निर्धारित किया जाता है। तो पहला है गवर्नमेंट अथॉरिटी, सरकारी अधिकारियों द्वारा, दूसरा है समाज द्वारा, तीसरा है स्वयं व्यक्ति द्वारा, चौथा है इनमें से सभी। इनमें तो इसका और आपका आंसर होगा जो जेंडर नॉर्म्स है, जो लिंग मतभेद है, वो आपके सोसाइटी के द्वारा ही आपका निर्धारित किया जाता है। तो इसका पहला का ऑप्शन का आंसर होगा सेकंड, सोसाइटी, समाज द्वारा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जेंडर। पाठ्य पुस्तक में लिंग से संबंधित जानकारी शामिल होनी चाहिए। तो पहला है एज इट इज प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी, जैसे कि समाज में प्रचलित है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं। इन ए मैनर टू प्रोपगेट जेंडर इक्वलिटी, लिंग समानता को बढ़ावा देने के तरीके से। अगला ऑप्शन है आपके डज नॉट इंक्लूड एनी जेंडर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लिंग संबंधी कोई भी जानकारी शामिल नहीं करना। और अंतिम आपका ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो आंसर सेकंड होगा, इन मैनर टू प्रोपेगेट जेंडर इक्वलिटी। जो आपके समाज जो समान है, समाज में आपकी जो लिंग है उसकी समानता को बढ़ावा देना ही आपका जेंडर इक्वलिटी में आता है। अब अगला सवाल देखते हैं हमारा। द टर्म सेक्स इज रिटन बाय होम। द टर्म सेक्स इज रिटन बाय होम, द सेकेंड सेक्स किसकी द्वारा लिखी गई है। तो ये सेकेंड सेक्स जो लिखी गई है वो आपके साइमन डी ब्यूवियर के द्वारा लिखी गई है। सिमोन डी बेवर, एलाइस वार्कर ने इसे नहीं दिया था, कैथरीन भी इसे नहीं दी थी। उसके बाद वैलेरी सोलानस, इन्होंने भी सेकेंड सेक्स का डेफिनेशन नहीं दिया था। तो इसका सही आंसर आपका ए, सिमोन डे ब्यूवर। इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि 1949 में पब्लिश हुई थी। सेकेंड सेक्स की जो बुक है वो 1949 में पब्लिश हुई थी। और ये जो सिमोन दे ब्यूवर है ये एक फ्रेंच फिलोसोफर था जिन्होंने ये किताब लिखी थी। और इस किताब में क्या था, डिस्कस किया गया था कि जो आपकी महिलाएं हैं
उसकी जो ट्रीटमेंट होती है उसके बारे में डिस्कस किया गया था। जो हमारे आज के सोशल जो लाइफ है, जो हमारे आज के दिन में जो दिखाया गया है कि प्रेजेंट इन सोशल एज वेल एज द थ्रू आउट ऑल ऑफ द हिस्ट्री, आज की जो महिला के जो हम लोग जिस तरह से उससे ट्रीट देते हैं जिस तरह से, और इसके साथ साथ ही जो भी हिस्ट्री में दर्शाया गया है उसे इस बुक के अंदर बताया गया है, द सेकंड सेक्स के अंदर। अब अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, यौन तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका आर्टिकल 15 के अंदर ही आपका डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको पूरी तरह से निषेध या फिर बोल सकते प्रोहिबिट्स बंद करता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ उसके धर्म, उसके रेस या कास्ट या फिर उसके लिंग के आधारित पे भेदभाव जो किए जाते हैं। अगला आपका है कॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वोमेन। महिला तथा पुरुष में जो भेदभाव होते हैं उसके सही कारण क्या है? तो चलिए एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। पहला है एडुकेशनल बैकवर्डनेस, शैक्षिक पिछड़ापन। अगला है आपका ऑप्शन इसमें कास्ट सिस्टम, जो जाति आपकी व्यवस्था है हमारे समाज में वो। उसके बाद है धार्मिक मान्यता, रिलीजियस बिलीफ जो हम लोग मानते हैं। और अंतिम आपका ऑप्शन है इनमें से कोई, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये आपके हमारे सिस्टम में है। तो उसके बाद आपके ये 2020, 2021 और 23 के एमसीक्यूज खत्म होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 2020 और 22 के एमसीक्यूज। तो 2020 और 22 के एमसीक्यूज चलिए देखते हैं हम लोग। 2000 जो कि 22 में एग्जाम हुए थे, तो इसके एमसीक्यू चलिए देखते हैं हम लोग कैसे आए थे एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन है आपका व्हेन वाज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इनएक्टेड। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो कब इनएक्ट हुआ था? तो इसका देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास। तो जो आपका दहेज निषेध अधिनियम है इसे कब बनाया गया था? तो पहला है 1947, दूसरा ऑप्शन 1951, तीसरा ऑप्शन 1961, चौथा 1970। तो जो दहेज प्रथा थी उसको प्रोहिबिट कब किया गया था? इसको आपको 1961 में इसको पूरी तरह से निषेध कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। अब अगला सवाल देखते हैं प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्ट इनएक्टेड इन विच ईयर। जो प्रसव पूर्व नैदानिक प्रशिक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था? ये डायग्नोस्टिक में क्या होता है कि बच्चे की जो जांच करते हैं कि आपके जो बच्चे के जो सेक्स है, लड़का है कि लड़की है, बच्चा पैदा होने से पहले ही वही आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। तो इसका ऑप्शन देखिए 1994, 1993, उसके बाद आपके हैं 2001 एंड 2002। तो इसका आपका सही आंसर जो होगा आपका, इसके पहले ऑप्शन जो था आपका 1994 जो है आपका, ये सही ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है 1994 ये आपका सही ऑप्शन है। ये आपका लागू हुआ था 20 सितंबर 1994 में ये लागू हुआ था प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्ट इनएक्टेड, राइट। अब अगला हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। अगला क्या है पर्सनल इज पॉलिटिकल। दिस स्लोगन वाज गिवन बाय विच आइडियोलॉजी ऑफ फेमिनिज्म। व्यक्तिगत राजनीतिक है यह नारा किस नारीवादी विचारधारा का है?
तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है उदारवादी नारीवाद, अगला है समाजवादी नारीवाद, तीसरा है पर्यावरण नारीवाद, चौथा है रेडिकल फेमिनिज्म उग्रवादी नारीवाद। तो लिबरल, सोशलिस्ट, इको और रेडिकल ये टाइप्स के फेमिनिज्म थे। तो इसका सवाल के हिसाब से जो आपके ऑप्शन सही हो रहे हैं वो आपके ऑप्शंस होंगे रेडिकल फेमिनिज्म उग्रवादी नारीवाद, आपका सही आंसर होगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं। पर्सनल सेंस ऑफ वंस ओन जेंडर इज, स्वयं के लिंग की व्यक्तिगत समझदारी है। पहला ऑप्शन है जेंडर आइडेंटिटी, जिसे हम लोग लिंग पहचान बोलते हैं। उसके बाद अगला आपका ऑप्शन देखते हैं क्या है, जेंडर रोल, तो लिंग भूमिका हिंदी में कहते हैं। तीसरा है जेंडर रिलेशन, लिंग संबंध। चौथा है जेंडर डिवीजन, लिंग विभाजन। तो इसका सही ऑप्शंस आपका, इसका सही ऑप्शन जो है वो देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शंस आपके जेंडर आइडेंटिटी जो ऑप्शन फर्स्ट था आपका लिंग पहचान, ये आपके सही आंसर होंगे डी वाले के। अब अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल हम लोग क्या है आपका, इसका लास्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस द राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18। तो इसका सही आंसर है आपका आर्टिकल 14 ही राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंतर्गत आता है। अब अगला देख लेते हैं हम लोग का। अगला क्या है 2000 आपकी ये जो क्वेश्चन है 2019, ये जो है 2019 से 21 के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि आपका सेशन लेट होने की वजह से ये 2022 में एग्ज़ाम की लिया गया था, जिसके कारण ये 2022 लिखा हुआ है। तो चलिए इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। इसके एमसीक्यूज में आपके अगला पेज में आएंगे। तो चलिए अगला पेज देख लेते हैं। उसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका द एज फिक्स्ड फॉर मैरिज ऑफ गर्ल अंडर चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट। तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम में विवाह के लिए लड़कियों की आयु निर्धारित की गई थी। तो जो गर्ल्स के लिए मिनिमम एज थी वो आपकी 18 ईयर्स थी, वहीं पे बॉयज़ की जो मिनिमम एज थी आपकी थी 21 ईयर्स, ठीक है। ये आपके मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर आपकी मैरिज एज जो होती है वो निर्धारित की गई थी आपकी गर्ल्स और बॉयज़ की। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर 18 ईयर्स ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ये वाले, ठीक है। अब अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड अस द राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ। किस अनुच्छेद के अनुसार संविधान विधि के समक्ष सभी को समान स्थिति प्रदान करता है। तो इसका आपका सही आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 14, ये पहला जो अनुच्छेद 14 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी में ऑप्शन देख लिया, आर्टिकल 21, 17 और 18 भी दिया हुआ है। तो अब अगला सवाल है हु सेड, किसने कहा था सोसाइटी इज द कॉबवेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का एक बारीक जाल है। तो ये आपके किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था, मैकइवर ने कहा था, C.H. पेज ने कहा था या के डेविस ने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, मैकइवर जो है, मैकइवर ने कहा था कि सोसाइटी इज द कॉबवेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। अब अगला सवाल देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोक जम्बिस। लोक जम्बिस का मतलब क्या है। तो चलिए इसका ऑप्शंस देख लेते हैं।
तो लोक जम्बिस का अर्थ क्या होता है? तो पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, मूवमेंट फॉर एडल्ट एजुकेशन, वयस्क शिक्षा के लिए आंदोलन। दूसरा है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल, सबको शिक्षा का अवसर उपलब्ध करना। उसके अगला ऑप्शन से है मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए लोगों का आंदोलन। और चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोक जम्बिस थे ना, वो एक तरह का मूवमेंट था, मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर एजुकेशन। तो जिसमें आपका लोक का मतलब होता है पीपल, जो कि लोक एक तरह का क्या है, हिंदी वर्ड्स लिया गया है लोक, जिसका मतलब है लोक पीपल। उसके बाद दूसरा है इसी में जम्बिस, जिसे हम लोक जम्बिस कहते हैं। तो जम्बिस जो है ये आपके उर्दू वर्ड से लिया गया था, जिसका मतलब होता है मूवमेंट। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ द पीपल। तो यही थर्ड ऑप्शन आपका मूवमेंट ऑफ द पीपल फॉर एजुकेशन आपका सही आंसर होगा। अब अगला देख लेते हैं, व्हेन वाज सती प्रथा डिक्लेयर्ड ए पनिशेबल ऑफेंस, सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित कब किया गया था? 1829, 1929, 1856, 1828 एडी। तो इसका आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए 1829 एडी, जो कि आपके एक इंडियन एक्टिविस्ट थे, जिनका क्या नाम था, राजा राम राम राजा राम मोहन रॉय नाम था। और इसके साथ ही बहुत सारे क्रिश्चियन एक्टिविटीज़ भी थे। क्रिश्चियन एक्टिविटीज़ जो लोग थे वो लोग भी गवर्नर के साथ मिलके, उस टाइम पे जो गवर्नर थे हमारे, उनका गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम था, जो कि इनके साथ उन्होंने राजा राम मोहन रॉय और क्रिश्चियन एक्टिविटीज़ उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको प्रोहिबिट करवाया था, सती प्रथा सिस्टम को 1829 एडी में। तो यहाँ तक समझ में आ गया है आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका, ये 2018 और 2020 का क्वेश्चन है। ये आपका सेशंस क्या है, 2018 टू 2020 का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसका सवाल देखते हैं। आपका एमसीक्यूज क्या है, देखिए यहाँ ये थोड़ा स्पेलिंग गलती है, लिटरली लिखा हुआ जबकि यहाँ पे होना चाहिए लिटरली मीनिंग। ठीक है, द लिटररी मीनिंग ऑफ द वर्ड पैट्रियार्की, जो पैट्रियार्की वर्ड है उसका मतलब क्या है, मतलब पितृसत्ता। पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ, उसका मतलब क्या है, पहला है रूल ऑफ द फादर, होम ऑफ द फादर, रीजन ऑफ द फादर, स्ट्रेंथ ऑफ द फादर। तो आप देख रहिए पितृसत्ता है, सत्ता मतलब कोई गद्दी होता है, जैसे राजा का सिंहासन होता है, तो वैसे ही आपका घर तो होगा नहीं, तो इस ऑप्शन को वैसे ही काट सकते हैं। रीजन, पिता का क्षेत्र तो किंगडम हो जाएगा, अब पिता का शक्ति तो पावर आ जाएगा, आपके पॉलिटिकल पावर ये। तो इसका सही आंसर रूल ऑफ द फादर। तो इस पैट्रियार्की जो है इसका मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अच्छे से करवा के रखा हूँ, जिसमें मैंने बताया भी है कि पैट्रियार्की मतलब होता है रूल ऑफ द फादर। तो अगर आपको पैट्रियार्की के बारे में और जानना हो तो आप हमारा वीडियो लेक्चर पैट्रियार्की में देख सकते हैं, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के पेपर में मैंने लेक्चर वो डाल के रखा है। ठीक है, अब अगला सवाल है, इसी में क्या आता है, विच ईयर इज नोन एज द वुमेन एम्पावरमेंट ईयर, किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है 2000, दूसरा ऑप्शन है 2001, तीसरा ऑप्शन है आपका 2010 एंड चौथा ऑप्शन है 2012। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो आपका 2001 होगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है आपका
2001 ये आपका सही आंसर होगा। अब हम लोग अगले नेक्स्ट सवाल पे पहुँचते हैं, देखते हैं क्या है। अगला सवाल है हम लोग का पर्सनल सेंस ऑफ वंस ऑन जेंडर। स्वयं के लिंग की व्यक्तिगत समझदारी क्या है? पहला है जेंडर रोल, लिंग भूमिका। दूसरा है जेंडर रिलेशन, लिंग संबंध। तीसरा है जेंडर आइडेंटिटी, लिंग पहचान। और चौथा है जेंडर डिवीज़न, जिसे हम लिंग विभाजन कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन का आंसर होगा आपका ऑप्शन थर्ड, जेंडर आइडेंटिटी। पर्सनल अगर कोई भी चीज़ अपने बारे में बात किया जाए तो वो जेंडर आइडेंटिटी के अंतर्गत आता है। आपका अगला सवाल है इन जेंडर फ्रेंडली क्लासरूम। जो जेंडर फ्रेंडली क्लासरूम होते हैं उसमें क्या होता है? लिंग के अनुकूल कक्षा में पहला है बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड बी सीटेड सेपरेटली, लड़का तथा लड़कियों को अलग अलग बैठाना चाहिए। दूसरा है बॉयज शुड गिव मोर अपॉर्चुनिटी, लड़कों को अधिक अवसर देना चाहिए। तीसरा है गर्ल्स शुड बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी, लड़कियों को अधिक अवसर देना चाहिए। चौथा है गर्ल्स एंड बॉयज शुड पार्टिसिपेट इक्वली इन मेंटेनिंग क्लीननेस ऑफ द क्लासरूम। तो इसका आपका सही आंसर होगा गर्ल्स एंड बॉयज शुड इक्वली पार्टिसिपेट इन मेंटेनिंग क्लीननेस ऑफ द क्लासरूम। अब क्यों होगा देखिए, पहला जो है बॉयज एंड गर्ल्स सेपरेट मतलब सीटेड सेपरेटली, दोनों को साथ बैठाना। अगर दोनों को अलग अलग बैठाएंगे, सीटेड सेपरेट अलग अलग बैठाएंगे तो ये एक तरह से जेंडर बाइस हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। दूसरा है बॉयज गिव मोर अपॉर्चुनिटी, दैट मीन्स आप जो मेल है तो यहाँ मेल बाइस जेंडर बाइस्ड हो जाएगा, क्योंकि आप एक लिंग को, आप एक जेंडर को आप ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और दूसरे को नहीं दे रहा है, तो यहाँ बाइस्ड हो जाएगा। तीसरा है गर्ल्स शुड बी मोर अपॉर्चुनिटी, तो लड़की लोग को अधिक अगर आप अवसर देंगे तो फिर लड़कों के साथ भेदभाव होगा, तो ये भी भेदभाव, तो ये भी आपका गलत होगा। तो तीनों ऑप्शन गलत होंगे आपके। चौथे जो है यहाँ इक्वली बोला गया है, तो इक्वली बोला गया है तो इसमें आपका किस टर्म पे आता है? यहाँ पे आपका एक जेंडर इक्वालिटी करके आता है, जेंडर इक्वालिटी यहाँ पे टर्म यूज होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला सवाल है आपका द डोरी प्रोविजन एक्ट वाज पास्ड इन। जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया था वो कब किया गया था? 1961 में, 1962 में, या फिर अगला देखते हैं हम लोग क्या है 1963 या 1964। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? 1961। तो मैं देख लेता हूँ इसका, आपका बैक हो नहीं रहा, बैक नहीं हो रहा है, एक मिनट। हाँ, तो पहला ऑप्शन देखिए 1961 जो है आपका, वो ऑप्शन आपका सही है। 1961 में आपका डोरी प्रोविजन एक्ट पास किया गया था। तो यहाँ तक तो आपका ई हो गया। तो आपका 2018 to 20 का हो गया। अब अगला देखते हैं हम लोग, ये है 2017 to 19 के, 2017 से 19 के क्वेश्चन, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हम लोग का पहला सवाल होगा इसमें आपका व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन डे। जो आपका वुमेन डे होता है वो हम लोग कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या होंगे। तो इसका सही ऑप्शन देखिए, क्या ऑप्शन क्या क्या पाए वो देख लेते हैं, फिर बताता हूँ मैं सही कौन सा होगा। तो पहला है आपका 8 मार्च, ठीक है। दूसरा है 8 अप्रैल। तीसरा है 10 मार्च। चौथा है 9 मई। एक मिनट, थोड़ा मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, तो मैं एक बार फिर से रीओपन कर लेता हूँ।
हाँ ठीक है, आप चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। तो कहाँ पे हम लोग थे? हम लोग थे 2016 से 18 का। तो आपके चलिए इसके ऑप्शंस हम लोग क्वेश्चंस क्या थे हम लोग के, कि जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं हम लोग क्या है। आपका ऑप्शंस है 8 मार्च था, दूसरा 8 अप्रैल, 10 मार्च या 9 मई। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पहला, 8 मार्च को आपका मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे। तो चलिए अब और ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है क्वेश्चंस, आर्टिकल 42, अनुच्छेद 42 जो है वो किससे संबंधित है? पहला है प्रसूति अवकाश, दूसरा है ह्यूमन राइट, तीसरा है महिला शिक्षा, और आपका अगला अगला है आपका ऑप्शन नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर जो आर्टिकल 42 है वो आपका प्रसूति अवकाश के ऊपर आर्टिकल के बारे में बताया गया है कि मैटरनिटी लीव जो होते हैं, अगर आपका बच्चा पैदा होता है तो उसमें मैटरनिटी लीव मिलते हैं, अवकाश मिलते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। हु सेड द स्कूल में बी regarded as social intervention to serve society for the specialized teaching of young ones। किसने कहा विद्यालय को ऐसा सामाजिक आविष्कार समझना चाहिए जो कि समाज के बालिकों के लिए विशेष प्रकार का शिक्षण प्रदान करने के लिए हो? तो किसने ये कहा था? पहले देखते हैं ऑप्शन, स्मिथ, दूसरा है ओटवे, तीसरा है जॉनसन, चौथा है मैक्स वेबर ने। तो इसका सही ऑप्शन है ओटवे, जिसका पूरा नाम था केसी ओटवे नाम था। तो केसी ओटवे नाम था, ये इन्होंने बोला था स्कूल में भी रिगार्डेड एज सोशल इंटरवेंशन टू सर्व सोसाइटी फॉर द स्पेशलाइज्ड टीचिंग ऑफ यंग वंस। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है हम लोग का। हु सेड ए स्टीरियोटाइप डिनोट ओपिनियन अबाउट क्लासेस ऑफ इंडिविजुअल्स ग्रुप और ऑब्जेक्ट्स विच आर प्री कंसीव। किसने कहा रूढ़बद्धता एवं समूह के प्रति पूर्व कल्पित मतों का संकेत करते हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है आपके। तो आपके ऑप्शंस हैं जोहदा, दूसरा है स्मिथ, तीसरा है सैमनर, चौथा है ग्रीन। तो इसका सही आंसर होगा आपका जहोदा। जहोदा ने ही बोला था आपका जेंडर के आपके स्टीरियोटाइप के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन इज, सामाजिकरण का कारक क्या है? तो इस सवाल में थोड़े से डाउट्स है, क्योंकि इन्होंने जैसे ऑप्शंस दे के रखा है, फैक्टर्स पूछा है, कारक क्या है फैक्टर्स, और जो ऑप्शन से जैसे कि पालन पोषण, अब जिसे हम लोग पालन पोषण में हम लोग चाइल्ड रेयरिंग भी बोलते हैं, अपब्रिंगिंग, तो ये प्रोसेस में आता है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में आता है। दूसरा इंस्ट्रक्शंस है, निर्देश, जिसे कुछ सजेशंस के अंदर भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, तो इस पॉइंट में आते हैं जिसे सुझाव कहते हैं। आपका सजेशन भी प्रोसेस के अंदर आता है। तीसरा है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन आत्मीकरण होता है, बट पॉइंट है कि जो आपका कल्चर एसिमिलेशन जो है वो आपका सोशलाइजेशन का पार्ट है। कल्चर एसिमिलेशन सोशलाइजेशन का पार्ट है, सिर्फ एसिमिलेशन वो पार्ट नहीं है। और ये भी जो एसिमिलेशन है आपके, ये प्रोसेस नहीं है, नहीं फैक्टर, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये पूछा गया फैक्टर के बारे में, तो इस केस में तो क्वेश्चन डाउट है, बट आपको एग्ज़ाम में तो करना है, छोड़ के तो आना नहीं है, मार्क्स 2 मार्क्स फिर छूट जाएंगे। तो इस केस में आप यहाँ पे ऑल ऑफ दीज कीजिएगा, उपयुक्त सभी कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको एक एक पॉइंट बता दिया कि आपके जो पालन पोषण है वो प्रोसेस में आते, प्रक्रिया में आती है।
निर्देश जो सजेशन में आते हैं, और आत्मीकरण जो है वो कल्चर आती है, ना कि एसिमिलेशन आती है, वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखा जाए तो कोई ऑप्शन नहीं है, अगर होना चाहिए तो नन ऑफ दीज होता, बट आपको करके आना तो ऑल ऑफ दीज करके आइएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला आपका 2016 से 2018 का ये MCQs क्वेश्चन है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला है वुमेन एम्पावरमेंट इज नीडेड, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। किसको आवश्यकता है? चलिए, पहला है फॉर सिविलाइज सोसाइटी, जो सभ्य समाज है उसको ज़रूरत है। या फिर अगला ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है फॉर फैमिली हैप्पीनेस, फॉर फैमिली हैप्पीनेस, पारिवारिक सुख शांति के लिए हेतु। फॉर फाइनेंशियल साउंडनेस, वित्तीय सुदृढ़ता हेतु, इसके लिए। या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो इसका आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। महिला को खुशी भी चाहिए अपने परिवार के लिए। आपकी जो महिला पढ़ लेगी तो इससे फाइनेंशियल जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, अच्छी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपका, और एक एडुकेटेड सोसाइटी के लिए आपकी महिला पढ़ी लिखी होनी काफ़ी आवश्यकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टू प्रिवेंट डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन द एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट वाज मेड। तो जो ये डोमेस्टिक वायलेंस है, जो घरेलू हिंसा होती है महिलाओं के खिलाफ, उसे रोकने की जो प्रतिनिष्ठ नियम, हिंसा प्रतिषेध नियम बनाए गए थे, वो कौन से साल बनाए गए थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। 2000 में, 1956 में, 2005 में, या 1961 में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, 2005 में आपके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अगेंस्ट वुमेन एक्ट बनाया गया था, जो कि डोमेस्टिक वायलेशन प्रिवेंशन एक्ट था। महिला के खिलाफ जो भी आपके घर में घरेलू हिंसा होती है उसके प्रति खिलाफ थे, उसके खिलाफ। अगला आपका है हु सेड सोसाइटी इज द कॉबवेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का एक बारीक जाल है? पहला है कार्ल मार्क्स ने कहा, दूसरा है मैकइवर ने कहा, तीसरा है के डेविस ने कहा, चौथा है CH पेज ने कहा। तो इसका आपका ऑप्शंस, जैसे सोसाइटी इज़ ए कॉबवेब है, उसके हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो आपका, एक मिनट मैं देख लेता हूँ ऑप्शंस। रॉबर्ट मैडिसन मैकलेवर, ये आपके सेकंड जो है कॉबवेब के बारे में बताए थे। तो आपका सही आंसर होगा, इसका पूरा नाम है रॉबर्ट मॉरिसन मैकइवर। ये आपके बोले थे सोसाइटी इज़ द कॉबवेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू वुमेन्स प्रोग्रेस। निम्न में कौन महिला उत्तरायण से संबंधित नहीं है? पहला है शारदा कमेटी, दूसरा है हंसा मेहता कमेटी, तीसरा है आपका दुर्गाबाई, एक मिनट, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, चौथा है भक्त वत्सल्यम समिति कमेटी। ठीक है, तो चलिए आपका देखते हैं कि इसके आपका ऑप्शन से क्या होगा, और उसके बारे में मैं बताऊंगा क्या है। तो आपका जो लास्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन था शारदा कमेटी, जो है वो आपके वोमेन के बारे में नहीं बताता है। तो इसका सही आंसर पहला शारदा कमेटी। तो शारदा कमेटी बताता क्या है आपका स्किल जो है इंडिया के स्किल इंडिया का रिफॉर्म करना ही शारदा कमेटी का मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ नोट पूछा है, ज़रूर देखिएगा नोट। तो वुमेन प्रोग्रेस में कौन सा नहीं, कोई भी संबंधित नहीं है। चलिए अब अगला हम लोग सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है इन विच आर्टिकल
द क्लॉज फॉर द टर्मिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी हैज़ बीन मेड, बोथ मैन एंड वोमेन शुड गेट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। असमानता की समाप्ति हेतु किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? पुरुष एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य हेतु समान वेतन मिलना चाहिए। तो ये आपके जो आर्टिकल है 16 है कि 14 है कि 38 है कि 39 है। तो सही आंसर ऑप्शन 4 आर्टिकल 39 आपका सही आंसर होगा। इक्वल पे फॉर बोथ मैन एंड वोमेन। ठीक है, तो 2016 से 18 क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगला है आपका 2015 टू 17 का क्वेश्चन, 2015 से 17 के क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहला है, व्हाट इज़ द रीज़न दैट वोमेन आर इन ग्रोथ ऑफ एडुकेशन। तो वो क्या रीज़न है जो वोमेन जो है आपके आर इन द ग्रोथ ऑफ एडुकेशन, एक रोड़ी बन रही थी जो महिलाओं की शिक्षा जो हो रही है, कौन सा कारण है जो महिला शिक्षा के विकास में बाधक है? तो पहला देखते हैं पोवर्टी, गरीबी, दूसरा है चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, तीसरा है लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल, कन्या विद्यालय की कमी, चौथा है ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो जैसा कि आपका वोमेन एडुकेशन या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, गर्ल एडुकेशन भी बोलते हैं, तो इस टॉपिक को मैंने यूट्यूब वीडियोस पे पढ़ा रखा है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो उसमें आपका जो कॉजेज़ है, रीज़न बिहाइंड द वुमेन एडुकेशन की नहीं मिल पाता अच्छे से, उसमें आपका पोवर्टी भी आता है, चाइल्ड मैरिज भी आता है, लैक ऑफ गर्ल्स एडुकेशन भी आता है। तो इसका ऑप्शंस को जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव 4th नंबर होगा। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट इज जेंडर बायस, लिंग पूर्वाग्रह क्या है? पहला है इक्वल डील विथ मैन एंड वोमेन, पुरुष और महिला के साथ समान व्यवहार, दूसरा प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मैन एंड वोमेन, तो पुरुष और महिला को समान अवसर प्रदान करना। अगला है आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जो पहला 2 पॉइंट था वो दोनों आपके, या फिर लास्ट है अनइक्वल ट्रीटमेंट विथ मैन एंड वोमेन। तो आपका यहाँ जेंडर बायस के बारे में बताना है, जेंडर बायस के बारे में बताना। तो जेंडर बायस मतलब डिस्क्रिमिनेशन, एक तरह से भेदभाव हो गया। तो यहाँ पे अनइक्वल ट्रीटमेंट होगा, पुरुष और महिला के साथ असमान व्यवहार किया जा रहा है। तो ये जेंडर बायस का ही आपका डेफिनेशन कहता है। अगला सवाल है, वेयर इज सोशलाइजेशन फाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, निम्नलिखित में से समाजीकरण कहाँ होता है? तो पहला है इन स्कूल, परिवार में, दूसरा है इन स्कूल, विद्यालय में, तीसरा है इन ए फ्रेंड ग्रुप जिसे हम पीयर ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, मित्र समूह में आपका पीयर ग्रुप आता है। अगला लास्ट आपका नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सोशलाइजेशन कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है ना वो गलत दिया गया है, यहाँ नन ऑफ दिस की जगह यहाँ ऑल ऑफ दिस होना चाहिए था। अब क्यों होना चाहिए? तो ऑप्शन देख सकते हैं, इन फैमिली आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन हो गया। इन फैमिली सबसे पहला जो सोशलाइजेशन होता है वो आपका प्राइमरी में होता है, फैमिली में, परिवार में होता है। दूसरा सोशलाइजेशन जो सेकेंडरी होता है वो स्कूल में होता है। आपकी जो समाजीकरण होती है स्कूल में, जब जाते हैं अपने परिवार से, फिर स्कूल जाते हैं, विद्यालय में वहाँ सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो गलत दिया गया है, नन ऑफ दीज की जगह ऑल ऑफ दीज होगा। तो ये ऑप्शन आपका 4th हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगर नहीं भी देता है फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन फैमिली, क्योंकि वो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो करना पड़ेगा। नन ऑफ दीज तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका 3 ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। अब अगला सवाल है आपका, अकॉर्डिंग टू 2011 डेमोग्राफिक रिपोर्ट देयर इज अ डिफरेंस इन द लिटरेसी ऑफ मैन एंड वोमेन इन इंडिया। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या है। पहला है आपका क्वेश्चन क्या था पहले देख लेते हैं। और जनसंख्यिकी जो रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुषों और औरतों की साक्षरता दर में अंतर है। तो जो आपके लिटरेसी रेट ऑफ वोमेन एंड मैन को आप देखेंगे तो उसमें आपका डिफरेंसेस जो आता है
वो आपका 16.68% ये परसेंटेज आता है, जो कि आपके अप्रॉक्सीमेटली जो होते हैं 17 आएंगे, 17%। तो ऑप्शन सेकंड जो है 17% वो आपका सही आंसर है। अब आपका अगला देखते हैं, मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वोमेन। सामान्यतः पुरुष महिला की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो ये क्या ये सही है? मे बी ट्री सच हो सकता है। अगला ऑप्शन से आपके सो जेंडर बाइस्ड, क्या ये लिंग प्रभग्रह दिखाता है? लास्ट है, इज ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के विभिन्न डोमेन के लिए सच है। तो अगर आप आईक्यू चेक करोगे, इंटेलिजेंट जिसे इंटेलिजेंट क्वोशिएंट कहते हैं आईक्यू, तो उसके हिसाब से पाया गया है कि मैन जो है वो इक्वली वोमेन के है हिसाब से, आईक्यू के हिसाब से वोमेन इक्वल टू मैंस है। तो ये तो कहीं जेंडर बाइस शो नहीं कर रहा है। बट आपके जो क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं, ठीक है, कि मैन पुरुष को ज़्यादा ताकतवर या फिर ज़्यादा बुद्धिमान माना गया है, तो ये दर्शाता है आपका जेंडर बाइस का, लिंग प्रग्रह दिखाता है आपको। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन थर्ड, सो जेंडर बाइस होगा। तो आपका आज का बीएड जो क्वेश्चंस होते हैं, चलिए बता देते हैं फिर क्या हुआ। आज के जो आपके पेपर हैं बीएड के जो पेपर हुए आज के, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, तो ये आपके जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के आपके क्वेश्चन जो हैं वो आज के एमसीक्यूज़ ख़त्म होते हैं। तो आज पेपर 1 मैंने एमसीक्यूज़ ख़त्म करवा दिया, उसके बाद मैं पेपर 2 करवाऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।